नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम लोग देखेंगे मैसूर के रूप में। और इसमें हम लोग जब देखेंगे तो हैदर अली और टीपू सुल्तान नामक दो व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और देखेंगे किस तरह से ये मैसूर एक पूरे भारत की एकमात्र शक्ति थी जिसने अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तरह जवाब दिया, यानी कि पूरा सैन्य प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण, हर ढंग से उन्होंने उसका जवाब दिया। यद्यप बाद में अपने कुछ आंतरिक कमजोरियां और आसपास के क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग न हो पाने की वजह से मैसूर भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का हिस्सा बनता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैसूर के बारे में, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का मैसूर है। तो सबसे पहले देखिए भाई मैसूर के बारे में कि जो मैसूर है, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लें तो हमको एक आइडिया मिल जाए। तो ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र था ये मैसूर था, ये मैसूर है। देखिए अब इस मैसूर क्षेत्र के पास में अगर हम लोग देखें, ये छोटा सा एक जगह था मैसूर राज्य के प्रांत में। देखिए एक छोटा सा ये देखिए जगह है, ये जिसको हम लोग कोचीन कहेंगे। कोचीन अभी देखिएगा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होगा उसके पीछे एक कोचीन की ही दो दुर्गों की भूमिका रहेगी। उसी तरह अगर हम लोग इसमें और देखें, इसी मैसूर में हम लोग और देखें तो ये देखिए एक राज्य है, ये त्रावणकोर राज्य है। ये अंग्रेज़ों का संरक्षित राज्य है, अंग्रेज के संरक्षण में त्रावणकोर है। मैसूर के पड़ोसी हम देख रहे हैं। मैसूर में भी अगर देखें तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है, देखिएगा मैसूर के अंतर्गत जो अगर हम लोग देखें तो ये जो क्षेत्र है ये मालाबार तट के रूप में जाना जा रहा है और ये बारामहल का रूप है। और ये इधर बहुत महत्वपूर्ण जगह है डिंडीगुल। देखिए ये सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग और मैसूर में देखें तो मैसूर के ऊपर में मैसूर के ऊपर में ये एक देखिए साम्राज्य है, ये हैदराबाद है, यानी कि निजाम। ये है हैदराबाद के निजाम। देखिए हैदराबाद के ये निजाम है। और ये पूरा जो क्षेत्र है देखिएगा, और जो बच रहा है ये पूरा क्षेत्र, ये मान लेते हैं ये वाला पूरा क्षेत्र ये मराठों का है ये। और अगर इधर देखें हम, ठीक है, तो अगर हम लोग इधर देखें इस पूरे क्षेत्र को तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये देखिएगा, ये आपका मद्रास था, यानी मद्रास प्रेसिडेंट, यानी ये अंग्रेजों का मेन मुख्य केंद्र यही था। यद्यपि प्रभाव क्षेत्र में अंग्रेज के पूरा कर्नाटक है। और ये अगर हम लोग इसको देखें, ये देखो तो ये तंजौर है, ये तंजौर है। और देखेंगे तो ये देखिएगा ये उत्तरी सरकार का तट था जो अंग्रेजों को प्राप्त हो चुका था। मैंने बताया था मुगल बादशाह से ले लिया था अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार का। और बाकी अगर हम लोग क्षेत्र देखें जो हमारे सामने दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला, ये हम लोग इसको अगर हम लोग ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र हमको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा कर्नाटक था। कर्नाटक, इसका मतलब मद्रास जो है कर्नाटक के अंतर्गत था, लेकिन ये अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में। तो ये मैसूर है, देखिएगा इसका मतलब मैसूर के पड़ोसी मराठे हैं, निजाम हैं, यहाँ पर इधर कर्नाटक हैं और दक्षिण में आपका देखेंगे कोचीन के बाद, कोचीन जो था ये मैसूर के प्रभाव क्षेत्र में था। मैसूर इसको अपना पैतृक मानता था, मैसूर इसको मानता था कि ये हमारा अंग है, हमारा पार्ट है, बस केवल वहाँ के शासक था जो कि वहाँ पे शासन कर रहा था। और त्रावणकोर जो था ये अंग्रेज संरक्षक हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में तो अंग्रेजों के संरक्षक बन ही चुके हैं, गद्दी पे जा नहीं रहे हैं। और ये ऊपर हैदराबाद है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तो अभी कभी इसी मैसूर
को जब पहला अभी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इसी मैसूर को हराने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मराठों और निजाम इन दोनों से संधि की जाएगी। तो कभी हैदर अली अंग्रेज मराठों और निजाम को मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध करेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे ये मराठे और निजाम कभी अंग्रेजों के पक्ष में और कभी हैदर अली के साथ लड़ते हैं। हाँ, इनके दोनों के अपने निजी स्वार्थ हैं। एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि मैसूर की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी थी, ध्यान रखिएगा, कि दक्षिण की शक्तियां चाहती थी कि मैसूर हमेशा स्वतंत्र बना रहे। ध्यान रखिए कितनी बड़ी बात कि दक्षिण की जो शक्तियां थी वो चाहती थी कि मैसूर हमेशा स्वतंत्र बना रहे, लेकिन जब उनके सामने मजबूरी आ गई तभी जाकर कॉर्नवालिस को पत्र लिखना पड़ा कि अब वो समय आ गया है कि हम मैसूर को जीत कर अपने साम्राज्य का अंग बना लें, क्योंकि मैसूर की नज़दीकी फ्रांसीसियों के साथ बहुत बढ़ रही थी और इतनी बढ़ रही थी कि फ्रांसीसियों ने सप्तवर्षीय युद्ध की हार के बाद मैसूर के साथ मिलकर दक्षिण में अंग्रेजों को हटाने का प्रयास कर रहे थे। कॉर्नवालिस ने बाकायदे एक लेटर लिखा आपका प्रधानमंत्री पिट्स को कि हमें मालूम है कि मैसूर का विलय एक बुराई है, लेकिन यह अनिवार्य है, इसको जरूर कर लीजिए, वरना पता चलेगा कि कुछ दिन बाद मैसूर जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर भारत में अंग्रेजों के लिए खतरा पैदा कर देगा। यानी कि शुरुआत में कोई भी नहीं चाहता था कि मैसूर का कभी अंत हो। क्यों नहीं चाहता था? देखिए, खुद अंग्रेज इसलिए नहीं चाहते थे मैसूर का अंत हो, क्योंकि अगर अंग्रेज चाह लेंगे तो अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज यहाँ तक पहुँच जाएंगे, दोनों की सीमाएं जुड़ जाएंगी और उस समय तक मराठा भी फ्रंट में है, मराठा जीत रहे थे। तो हो सकता था कि अंग्रेज जो है मराठाओं के क्षेत्र में, यहाँ अंग्रेज को उतना प्रभाव नहीं था, तो हो सकता है अंग्रेज के लिए मराठा खतरा पैदा हो जाते, इसलिए कभी मराठा नहीं चाह रहे थे, वो अंग्रेज नहीं चाह रहे थे। हैदराबाद के निजाम भी नहीं चाहता था मैसूर को जीतना, क्योंकि हैदराबाद के निजाम जैसे ही मैसूर को जीत लेगा तो कहीं ना कहीं वो देखिए वो दोनों के जस्ट बीच में आ जाएगा आपका ये अंग्रेजों और इनके बीच में, इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि हैदराबाद कि मैसूर के कभी पूर्ण रूप से विलय हो। तो कहा जाता है कि शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि मैसूर का विलय हो, हम मैसूर का अस्तित्व बना रहे, एक बफर स्टेट के रूप में बड़ी बड़ी शक्तियों को रोकता था। ये थोड़ा सा और ऐसे है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, यानी कि सबके लगभग बीच में मैसूर पड़ जाता था, जिससे सबको लगता था कि अगर हम मैसूर का अंत हो गया, जिस भी शक्ति ने मैसूर को जीत लिया तो उसकी सीमाएं बाकी की दो सीमाओं से सीधा लड़ जाएंगी और सीधा संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं। और उस समय कहीं ना कहीं मराठे और अंग्रेज दोनों मजबूत थे, तो हो सकता है पता नहीं पल्ला किधर भारी पड़ जाए। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत में और इन्हीं सब का फायदा उठाकर हैदर अली विकास करता रहा। इन्हीं सबका फायदा उठाकर हैदर अली ने आपका मैसूर को विकास करके दक्षिण के भारत में एक ऐसे शक्ति के रूप में स्थापित हो गया कि जो कि आगे चलकर ये निजाम मराठों को पीछे छोड़ता हुआ अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में सामने आया। और बाद में हम लोग देखते हैं किस तरह से मैसूर का अंत होता। तो ये हमें स्ट्रक्चर से थोड़ा मैसूर को समझना, तो जो हमने आपको देखा। अब देखते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था, भाई देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य था, हम लोगों ने पढ़ा है विजयनगर मिडवल काल में पूरा विजयनगर साम्राज्य। आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 के बाद जो तालीकोटा का युद्ध होता है, 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ है, ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो जहाँ पर विजयनगर का मतलब पूरा जहाँ था, उसी विजयनगर के अवशेष में 1612 ईस्वी में देखिएगा, उन्हीं के में आपके अवशेषों में आपका मैसूर जो क्षेत्र अभी हम लोग मैप में देखा है, मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। लेकिन ये पूरा मैसूर इतना नहीं था, ये तो हैदर अली ने इतना बढ़ा दिया था। वाडियार वंश की स्थापना हुई और देखिए कहा जाता है कि इसी वाडियार वंश में जो स्थापना हो रही है, ये वाडियार वंश एक यादव वंश था, ये यादव वंश था वाडियार वंश। और इसी वाडियार वंश में एक शासक रहेगा चिक्का कृष्णराज। और इसी के समय में देखिएगा आपको ये चिक्का कृष्णराज है, शासक तो ये है, पर जो मेन शक्ति है देखिएगा, शासक तो ये है किंतु जो मेन शक्ति है, जो मेन पावर है देखिएगा चिक्का कृष्णराज के समय में, इसके दो मंत्री हैं, दो भाई हैं, एक है देवराज, एक का नाम है नंजराज। पूरी ताकत इन्हीं के पास है। ये देवराज था, वो सेनापति था, देखिएगा ये सेनापति है,
और ये देखा जाए तो ये वित्त मंत्री भी है और कहा जाता है प्रधानमंत्री भी था, दोनों था। ये मेन भाई यही प्रभावी था, नंजराज प्रभावी था। तो कहा जाता है कि ये स्थिति थी कि चिक्का कृष्णराज नाम मात्र के शासक थे, दोनों वास्तविक शक्तियां देवराज और नंजराज नामक दो भाइयों के हाथ में थी। और कहा जाता है इसी नंजराज के अधीन देखिएगा हैदर अली ने 1749 ईस्वी में देखिएगा 1749 ईस्वी में हैदर अली ने 49 ईस्वी में दलवाय सैनिक को कहा जाता था उस समय। दलवाय यानी कि सैनिक के रूप में, एक साधारण से सैनिक के रूप में आपका सेवा प्रारंभ की। यद्यपि इनके जो पिता थे फतेह मोहम्मद, वो सैनिक में एक अधिकारी के पद तक पहुंच गए थे, वो भी सैनिक से आए थे, अधिकारी बन गए थे और उनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में हो जाएगी। और ये हैदर अली का जो जन्म होता है वो 1722 में होगा। तो उस समय केवल मात्र 6 साल का था। लेकिन 1722 के बाद देखिए 1749 ईस्वी में यानी लगभग 27 साल की उम्र में ये एक सैनिक के रूप में जो है सेवा में आता है। और उसने कहा था इसने नंजराज को प्रभावित किया। तो नंजराज के प्रभाव से, ध्यान दीजिएगा, प्रभाव से 1755 में ये एक मैसूर के अंदर एक जगह थी डिंडीगुल, अभी आप नाम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। डिंडीगुल का सूबेदार बन गए, यानी कि एक सैनिक से देखिएगा इसने अगले 6 साल में वफादारी और मेहनत के दम से ये डिंडीगुल का आपका क्या बन गया, सूबेदार बन गया। और कहता है इसने डिंडीगुल के राजस्व में हेर फेर की, मतलब जो जितना आता था उतना वहाँ नहीं भिजवाया, बचा कर इसने कहा गया कि फ्रांसीसियों की मदद से, सुन लीजिएगा, फ्रांसीसी की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। तो खूब पूछा जाता है आज के बाद एग्जाम में कि हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ बनवाया था, शस्त्रागार बनाया ये 1755 में ही, देखिएगा। यानी कि देखिएगा कि ये फ्रांसीसी मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार, आधुनिक किस्म के हथियार रख रहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये जो है जो भी अंग्रेज शक्ति हैं, क्योंकि फ्रांसीसी की मदद कर रहे थे, ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उन्हीं की भाषा में या उन्हीं की आपका लड़ाई के तरीके के साथ उनसे युद्ध कर सके। ये देखते हैं हम लोग। और कहा जाता है आगे चलकर 1759 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया। मैसूर को मराठा बहुत हमला करते थे, मैसूर पर हमला, और वहाँ कहा जाता है रक्षा करते हुए देवराज मारा गया। तो देखिए एक पहला रक्षा करते हुए देवराज मारा गया, ये देखिए, यानी कि एक व्यक्ति, देखिए प्रभावशाली व्यक्ति खत्म हो गया, कौन, देवराज, 1759 में। अच्छा, तो इसने और क्या किया, यहीं पर इसने जो है, हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था तो इसने अपनी मदद के लिए खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को रखा। खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना एक सलाहकार बना लिया, मतलब इसी के मदद से सब कुछ काम करता था हैदर अली ने, ध्यान रखिएगा। अब ये जो नंजराज था इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था चिक्का कृष्णराज के ऊपर। तो जो राजमाता थी वो नंजराज से बड़ा नफरत करती थी। तो कहा जाता है खांडे राव ने जो है वाडियार वंश की जो राजमाता, उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अगर आप कहिए तो हम नंजराज को रास्ते से हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो अल्पवयस्क पुत्र है उसकी सारी जिम्मेदारी आपको हैदर अली को देना होगा। और राजमाता तैयार हो गई। तो कहा जाता है कि हैदर अली, आगे चलकर देखिएगा भाई, हैदर अली और खांडे राव, ये जो प्लान बना था, खांडे राव प्लस राजमाता, देखिए प्लस राजमाता, ये सब लोग जितने के हम लोग नाम देख रहे हैं, ये राजमाता, देखिएगा, इन लोगों ने मिलकर नंजराज का अंत कर दिया,
और हैदर अली अगला पॉइंट देखिएगा भाई, हैदर अली अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षक। अब कहा जाता है कि जब हैदर अली ने अपना शुरुआत ही नंदराज के अधीन की, जब उसको नहीं छोड़ा तो आपको कहाँ छोड़ेगा। अब कुछ दिन बाद हैदर अली मैसूर का शासक बन गए। मैसूर का शासक बन गया। तो ये देखिए एक हैदर अली किस तरह गद्दी में बैठा, ये वाला हम लोगों को देख लेंगे। हैदर अली किस तरह से 1700 आप आगे चलकर 61 तक में मैं आपका 59 वो मारा, बाद में भाई को मार दिया गया, और 61-62 तक में देखिएगा आपका हैदर अली पूरे मैसूर का शासक बन के सामने आ जाता है। तो ये एक हैदर अली की शुरुआत थी, एक सैनिक के रूप में शुरुआत करके अपनी योग्यता बुद्धिमानी दम से किस तरह से अपने डिंडीगुल का सूबेदार बना। डिंडीगुल में फ्रांसीसी मदद से उसने आधुनिक शस्त्रागार बनाया, खांडे राव को सलाहकार रखा, और खांडे राव की वजह से बाद में अंत वो फिर कहाँ बैठ गया, गद्दी में बैठ गया। तो ये देखिए हमारा जो है जो पूरा टॉपिक था अभी तक का वो हमने देखा। अब देखिए हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये हम लोग ने पढ़ा भी हैदर अली का उत्थान। अब आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पहली बात एक ग्राफ आप बना लीजिए। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध, कभी कभी इसी ग्राफ से सवाल आ जाएंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये देखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और एक और अभी होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 होते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, मतलब 4 युद्ध होंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो पहला देखिएगा जो सवाल पूछा जाता है, तो पहले में देखिए भाई इसका समय क्या है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर है 1767 से लेकर 69 है। दूसरा है 1780 से लेकर 84 है। तीसरा है 1790 से लेकर 92 है। और चौथा है 1799। एक तो ये इनका हमको ईयर कंफर्म होना चाहिए। दूसरा भाई हम लोग देखें इस समय मेन देखिएगा पूरे में फर्स्ट में हैदर अली है, थर्ड में सेकंड में भी हैदर अली रहेगा, किंतु उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर टीपू सुल्तान आ जाता है। टीपू सुल्तान वो हम देखेंगे, बीच में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी 82 में। थर्ड में केवल टीपू सुल्तान मतलब है मैसूर की तरफ से, और यहाँ पर भी टीपू सुल्तान रहेगा। बाद में इसी में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाएगी। ये देखते हैं, यानी कि ये एक पॉइंट हमारे पास ये समझने के लिए है, कम से कम एक हमको आइडिया होना चाहिए। ये जो है देखिएगा इस समय वेरेलस्ट नामक अंग्रेज गवर्नर था। इस समय वारेन हेस्टिंग्स है। देखिएगा इस समय वारेन हेस्टिंग्स है। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए भाई, और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली है। ये देखिए रहिए, ये जो युद्ध खत्म होगा, इस युद्ध के पीछे ये युद्ध होगा। मद्रास की संधि अभी होगी, मद्रास की संधि से युद्ध खत्म होगा। इसमें मंगलौर की संधि होगी, हमेशा संधि की लास्ट में होगी, यानी 69 में। ये है 1769। ये मंगलौर की संधि देखिए हो रही है। ये 1784 में होगा, आपके सामने दिख रहा है। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। देखिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
लास्ट में चूंकि अंत हो गया, संधि कोई बात ही नहीं रह जाएगी, अंत में सहायक संधि के थ्रू मैसूर का विलय कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह देखिएगा, तो ये हमें कम से कम एक स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सामने होना चाहिए। कभी कभी हमारा सवाल यहीं से पूछ लेता है, जैसे अभी स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, जो हम लोग ये स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें कहा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस संधि में मैकार्टनी करेगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस मैकार्टनी कहेगा कि मैकार्टनी कैसा पागल आदमी है। मुझे मालूम इस संधि होने के बावजूद एक दिन वो कर्नाटक को खो देकर कर्नाटक अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में था और मैसूर का अगला शिकार कर्नाटक ही हुआ करता था बार बार। यहाँ पर एक कहेगा कि भाई मैंने अपने शत्रुओं को मित्रों को मजबूत किए बिना शत्रुओं को कमज़ोर कर दिया। और यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली कहेगा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में। सोचिए, जब मैसूर को हराना मतलब पूरे के सभी शत्रुओं को हम हरा देंगे। तो ये सब स्टेटमेंट भी हम लोग जैसे युद्ध होगा तो देखेंगे, पूछा जाएगा। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। मतलब टॉपिक क्या था, मतलब बेस था। आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 69 तक हो रहा है। पहली बात देखो भाई, इस युद्ध का कारण क्या क्या है, क्या कारण है इस युद्ध का, क्यों हो रहा है। तो पहली बात देखिए भाई, अंग्रेज, अब आपको पता है 1767 मैंने कहा है, यानी अंग्रेज पूरे बंगाल पे अब तक प्रभाव जमा चुके हैं। मतलब प्लासी की युद्ध जीत चुके हैं, बक्सर भी जीत चुके हैं, प्लस वहाँ पर द्वैत शासन भी लगा चुके हैं। तो पहला कारण जो था, अंग्रेज बंगाल की तरह दक्षिण में भी राजनीतिक आपका भूमिका में आना चाहते थे, तो यहाँ पर भी किंग मेकर अभी अब खुद नहीं आगे आएंगे, किंग मेकर के रूप में, ये हम देखते हैं। दूसरा, हैदर अली अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस के निरंतर संपर्क में था। तो एक तो पहली बात ये था कि निरंतर संपर्क में था। थर्ड बात, हैदर अली सेना और हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा था। तो ये सबसे कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आधार बन रहे थे, करण कर रहा था। देखिए रहा, तो ये तो बेसिक था कि अंग्रेज चाहते थे कि दक्षिण में मेरा प्रभाव चढ़े और हैदर अली चाहता था कि नहीं मैं आगे बढ़ूँ अब। तो कहीं न कहीं दोनों के हित टकरा रहे थे। लेकिन जो और एक रीजन था, देखिए वो क्या था कि हैदर अली ने कर्नाटक के चंदा साहब का आप लोगों ने नाम सुना था, कर्नाटक के युद्ध के दौरान राजा साहब जो उनका लड़का था यादव चंदा साहब का, राजा साहब को तो अंग्रेजों ने कर्नाटक की विजय कर ली। वहाँ पर के दौरान राजा साहब के विजय के बाद लिख दो, दौरान हटा दीजिए, गलत शब्द हो जाएगा। के विजय के बाद राजा साहब को अपने यहाँ राजस्व अधिकारी बनाया, मतलब पद दिया, अपने राज्य में नौकरी दी। इससे अंग्रेज चिढ़ रहे थे कि भाई नौकरी दी, और इनको राजस्व अधिकारी बनाया था अपने यहाँ का, किनको, राजा साहब को। यानी कि अब ये राजा साहब फिर फ्रांसीसी गुट में थे, मालूम है आपको। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने चंदा साहब की तो वहाँ मृत्यु तंजौर राजा ने कर ली, लेकिन राजा साहब भाग के चले जाते हैं मैसूर के यहाँ पर, और ये इसको यहाँ शरण देता अपने यहाँ नौकरी। तो इससे अंग्रेज और भी चिढ़े हुए थे। और जो एक और कारण था कि हैदर अली ने देखिएगा ने कन्नड़ तट पर अंग्रेजी जहाज, एक अंग्रेजी
आपका जहाज़ था, पानी के जहाज़ था, जहाज़ को नष्ट कर दिया था। वो इनके तट पर आ गया था, उसको नष्ट कर दिया था। इससे भी अंग्रेज चिढ़ गए थे। तो ये सब कारण थे, ठीक है, जिनकी वजह से जो है अंग्रेज अब मैसूर के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार थे। मैंने बता दिए सारे रीजन हैं। एक तो भाई दक्षिण में वो अपना प्रभाव चाहते हैं, मैसूर सबसे उनके सामने, कर्नाटक उनका प्रभाव। देखिए अगर खुद दक्षिण के मैप में आपने देखा तो हमने मैप देखा था, कर्नाटक उनके प्रभाव में है। इन सब के अलावा हम लोग देखें त्रावण को संरक्षक राज है, तो उनके सामने सबसे पहले मैसूर ही बचता था, जो कि आधुनिकीकरण कर रहा है। और फ्रांस का सहयोग है, निज़ाम तो उतना मजबूत नहीं जितना मैसूर मजबूत हो रहा, इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मैसूर को अपना निशाना बनाया। और कहा जाता है इन कारणों से कहीं ना कहीं जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। तो ये हम लोगों ने कारण देखा, ध्यान रखिएगा, ये युद्ध के कारण हैं जो अभी शुरू हो जाएंगे युद्ध। अब जब युद्ध के कारण है भाई, देखिए जो हमने अभी देखा है, ये युद्ध के कारण हो गए। तो आइए अब उसके बाद हम लोग और देखते हैं युद्ध के कारण के बाद युद्ध की में एक और बात, युद्ध की प्रक्रिया। युद्ध की प्रक्रिया ये हुई कि अंग्रेज़ों ने एक तरफ तो मैसूर हैं, देखिएगा ये मैसूर हैदर अली हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ ने क्या किया कि अंग्रेज़ को खुद तो थे ही, अपने साथ उन्होंने निज़ाम को ले लिया और प्लस मराठों को शामिल कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों का एक गुट बनाया मैसूर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि मैसूर की तरफ से हैदर अली हैं और अंग्रेज़ों ने एक गुट, त्रिगुट बना दिया, जिसमें हैदर अली के विरुद्ध में, उसमें अंग्रेज़ हैं, निज़ाम है, मराठा हैं। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने के पहले हैदर अली ने अपने बुद्धिमत्ता से इस त्रिगुट को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। कैसे? जैसे उसने हैदर अली ने मराठों को, देखिएगा 35 लाख का लालच देकर अलग कर दिया, लालच देकर। अब कैसे 35 लाख जरा देखिएगा, तो उसमें 18 लाख तो नगद दे दिए, 18 लाख नगद दे दिए ताकि युद्ध क्षेत्र से बाहर हो जाए। अब प्लस 17 लाख क्या की जगह कोलार का क्षेत्र दे दिया। मराठे बहुत दिन से कोलार का क्षेत्र चाहते थे, कोलार का क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं इससे मराठा यानी बुद्धिमत्ता से उसने क्या किया, यही सब मीर जाफर नहीं कर पाया, यानी कि मराठों को उसने अलग कर दिया। निज़ाम की बात थी तो निज़ाम का बहुत अच्छा मित्र था महफूज खां, जो कि कर्नाटक के जो शासक थे मोहम्मद अली, उनका भाई था महफूज खां। तो आपका कर्नाटक पता है फ्रांसीसियों का सहयोगी था, फ्रांसीसी उसकी मदद करते थे महफूज वाले। तो इसका मतलब और उस फ्रांसीसी नहीं, हैदर अली का महफूज खां के बहुत अच्छे संबंध थे। तो कहा जाता है महफूज खां से दबाव डालकर, से दबाव डलवाकर अपने पक्ष में कर लिया। ये लो, यानी निज़ाम जो अलग था अपने पक्ष में कर लिया। तो आप समझ सकते हैं ये अपने पक्ष में कर लिया और इनको देखकर तटस्थ कर, तुम युद्ध में ना हमारी तरफ से रहोगे ना वहाँ से रहोगे। ये तटस्थ हो गए मराठे, महफूज, यानी कि अब अंग्रेज अकेले पड़ गए और हैदर अली अकेले हो गए, देखिएगा। और कहा जाता है, समझ सकते नहीं कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हैदर अली के विरुद्ध गुट बनाया, और तो और जब गुट बना तो अंग्रेज़ों ने भी लालच दिया था। जैसे कि निज़ाम को कहा था कि मैं तुमको बालाघाट और गुंटूर का क्षेत्र दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये बालाघाट और गुंटूर का जो क्षेत्र था, निज़ाम बहुत दिन से उन पर अपनी निगाह जमाए हुए था, तो उनको अंग्रेज़ों ने देने का वादा किया था। तो इन सब की वजह से, और इनको भी आर्थिक लालच थे, तो पैसे ने ऑलरेडी पैसा मैसूर ने दे दिया। तो कुल मिला के जब ऐसी बात हुई तो आगे हम जब देखेंगे तो अब अगर हम लोग जो वास्तविकता समझें तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। परिस्थितियाँ ये बदल गई हैं कि अब अंग्रेज एक तरफ हो गए हैं, ठीक है। अब अंग्रेज एक तरफ हो गए हैं और अंग्रेज के बाद अगर हम लोग देखें तो अब आपका अंग्रेज एक तरफ हैं, यानी कि मैसूर प्लस निज़ाम हो गए एक तरफ, निज़ाम इनकी तरफ हो गया और अब बचा अंग्रेज। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों में भी अगर हम लोग देखें और इसके बाद इनके बीच में पहले कुछ झड़पें होंगी, चंगामा घाट देखिएगा और त्रिनोमाली, ये युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों की तरफ से जोसेफ स्मिथ थे,
जोसेफ स्मिथ, ये देखिए, और कहा गया कि ये जो झड़पें हुई देखिएगा, इसमें हैदर अली की हार हुई। आप समझिए बात को, इसमें शुरुआत में हैदर अली की हार हो गई। तो ये जो जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में चंगामा घाट और त्रिनोमाली में देखिएगा, जब हार गया तो निजाम फिर डर के मारे, उनको लगा कहीं ऐसा कि हमने गलत निर्णय लिया। निजाम जो है इस हार के बाद जो हैदर अली की हार हुई और निजाम अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। इसलिए भी देखिए, निजामों को ना अंग्रेज भी कुछ नहीं देंगे, हैदर अली से तो अलग हो गया, निजाम अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, अंग्रेजों के पक्ष में। तो इस तरह से पहला जो स्टेप हुआ इसमें फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो जो हम लोग इसको क्यों कहानी सुनना है, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जो था मैंने ग्राफ बना दिया। मैसूर और निजाम एक तरफ शुरुआत होते हुए, लेकिन अंग्रेजों के जब जोसेफ स्मिथ ने चंगामा घाट और त्रिनोमाली में हैदर अली को पराजित किया, तो डर के मारे निजाम पुनः अंग्रेज की तरफ चले गए। अब अंग्रेज कहेंगे भाई अब मैं आपको, जब जीतने के बाद अगर हम जीतेंगे या जैसे भी होगा कि हम आपको अब आपको हम गुंटूर और बालाघाट तो देंगे नहीं, इसलिए सेकंड में ये निजाम मजबूरी में मैसूर के साथ खड़ा भी निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब ये हुआ और आगे जब कहानी बढ़ती है, तो फिर क्या हुआ कि मैसूर की तरफ से अब इधर बचे हैदर अली, ये देखिए, और इधर जो है हम लोग देखें तो जोसेफ स्मिथ तो थे ही, जोसेफ स्मिथ तो थे ही, एक और आ गए थे, उड्स नाम था उनका भाई, देखिएगा। जोसेफ स्मिथ के साथ साथ जो है एक और आ गए, बम्बई से कर्नल वुड आ गए, बम्बई से कर्नल वुड, कर्नल वुड। और कहा जाता है कि इन लोगों ने शुरू में, प्रारंभ में अगर पहले स्टेज में देखा जाए तो ये इसमें भी अंग्रेज हावी रहे, मंगलौर को जीत लिया, ये मंगलौर मैसूर में था, मंगलौर को जीत लिया फर्स्ट स्टेज, मतलब इसी में जीत लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, शीघ्र ही हैदर अली ने वापसी की, शीघ्र ही हैदर अली ने जो है मंगलौर को वापस जीता। सुनिए, मंगलौर को जीत लिया, अब वो एकदम फ्रंट लाइन में आ गया है, जीत लिया। और मद्रास, चूंकि अंग्रेजों केंद्र कहाँ था, मद्रास से 5 मील तक, मद्रास से 5 मील तक पहुंच गया, दूर पहुंच गया, यानी कि मद्रास के पास से पहुंच गया, 5 मील बचा था मद्रास वहां से। कौन? हैदर अली। लेकिन फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है उसमें देखिएगा भाई, आगे चलकर शुरुआत में तो हारा मैसूर हैदर अली, लेकिन उसके बाद हैदर अली जब जीतना शुरू किया, उसने मंगलौर को जीता, मंगलौर को जीतने के बाद वो मद्रास तक पहुंच गया। मद्रास बता रहे मात्र 5 मील दूर था। इससे अंग्रेज बाद में डर गए और डर के मारे अंग्रेजों ने इनके साथ एक संधि कर ली 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। वह संधि क्या कहलाएगी? मद्रास की संधि होगी। और कहीं ना कहीं इस संधि में जो पहला जो युद्ध होता है उसमें अंग्रेज जो है बैकफुट में थे। यद्यपि एक दूसरे के सारे क्षेत्र वापस कर देते हैं, लेकिन मजबूर हुए अंग्रेज एक संधि करने के लिए। संधि का प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा था, तो ये माना गया जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मैसूर के यानी हैदर अली के पक्ष में रहा। और अंग्रेज इस युद्ध में एक तरह से देखा जाए तो या तो हार गए या तो बैकफुट में जाकर वो संधि करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। और जो संधि हुई उस संधि में कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे तो मैसूर को जो है मित्रता सूची में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि आज के बाद अगर कभी कोई शक्ति आप पे हमला करेगी तो हम आपके लिए मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा हो जाएगा हैदर, आपका इसी के जस्ट बाद है हम लोग जो देख रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग देखते हैं मद्रास की संधि। तो यानी कि अब जो पहला है मद्रास की संधि, तो बस एक लाइन मद्रास के संधि में है, बहुत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस 4 जुलाई 1769 को हो रही है। और मद्रास की संधि में अगर हम लोग देखें तो क्या है, पहला है पॉइंट है कि अंग्रेज एवं मैसूर एक दूसरे के ये तो बहुत कॉमन, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एवं कैदियों को रिहा कर देंगे, कैदियों को वापस। तो एक तो बात ये है। दूसरा भाई देखिए क्या हुआ, अंग्रेज, इसमें ध्यान रखिएगा, अंग्रेज मैसूर को युद्ध के लिए क्षतिपूर्ति देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन बैकफुट में है, कौन क्षतिपूर्ति देंगे। तो किसने क्षतिपूर्ति दिया? अंग्रेजों ने दिया।
इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संधि जो है किसके हित में जा रही है, अंग्रेज़ों की तरफ जा रही है, मतलब मैसूर की तरफ जा रही है। दूसरा, अंग्रेज़ों ने मित्रता सूची में मैसूर का नाम रखा। मित्रता सूची में इसकी उनकी एक फ्रेंड लिस्ट निकलती थी कि जो उसमें होंगे उन पर कोई हमला करेगा तो हम उसका मदद करेंगे, और अगर आपस में ही जो फ्रेंड लिस्ट में है वही लोग आपस में दूसरे पे हमला करते हैं तो हम मध्यस्थता करके दोनों को ख़त्म करवाएंगे। ध्यान, ये शर्त थी। मित्रता सूची में मैसूर को शामिल किया, शामिल किया। और ये मतलब उस मित्रता सूची में शामिल होने का मतलब यही था कि अगर कोई बाहरी शक्ति मैसूर पे हमला करते जो मित्रता सूची में नहीं है तो अंग्रेज मदद करेंगे, अगर मित्रता सूची में है तो आपस में तो मध्यस्थता करा के उस युद्ध को ख़त्म करेंगे। तो ये मित्रता सूची का मतलब था, तो मित्रता सूची को में शामिल करते। ये पहला मद्रास के संधि में देखिएगा यही होगा। और इस तरह अगर हम लोग देखें तो फ्रंट में कौन है भाई, हमारे सामने जो नज़र आए वो आए हैदर अली। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भाई देखिए ये 1780 से लेकर 84 तक है। इसके कारण हैं इसके दो कारण हैं। पहला कि मराठों ने 1771 ईस्वी में मैसूर में हमला किया। अंग्रेज़ों ने, ध्यान दीजिएगा, हमला किया। अंग्रेज़ों ने ना ही मध्यस्थता ना ही मदद की, तो इससे कहीं ना कहीं यद्यपि युद्ध 9 साल बाद शुरू होता है, लेकिन ये आपस में जो दोनों के बीच कगार थी, शुरुआत यहीं से हुई थी कि 1771 में वो जो मित्रता सूची में होने के बावजूद भी मराठे हमला कर रहे हैं तो ना मध्यस्थता कर रहे हैं और ना ही इनकी मदद कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं मैसूर के मन में, यानी हैदर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो था वो गुस्सा या उसके बाद अविश्वास था, वो वहाँ पर जो है उसके देखिए मन में आ चुका है। दूसरा देखिए भाई, अंग्रेज़ों ने ये तत्कालिक कार्ड था, माहे बंदरगाह पर कब्जा। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज़ों ने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब ये देखिएगा, यह क्षेत्र मैसूर के अंतर्गत आता था। यह क्षेत्र मैसूर के जो मालाबार था तो वहाँ था मैसूर के अंतर्गत था। पहली बात देखिएगा, अंतर्गत था। और यहाँ से फ्रांसीसी सामान मैसूर में आता था। तो अंग्रेज़ों ने जो है फ्रांसीसी के आधार पर सामान मैसूर आता कि इसमें इस बंदरगाह से फ्रांसीसी जो है आपका आता था, अपना पूरा सामान, आधुनिक हथियार सब लाते हैं। इसी पर नियंत्रण करने के लिए माहे बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था, किंतु माहे बंदरगाह जो था वो था मैसूर के अंतर्गत, और उस सामान के बहुत बड़ा हिस्सा जो उपभोक्ता था मैसूर खुद था। और ये तत्कालिक कारण बना आंग्ल और मैसूर युद्ध के संघर्ष के लिए। और मैंने कहा सामने वारेन हेस्टिंग्स हैं, तो कहा जाता है अब जाके आज जब ये घटना घट गई तो फिर संघर्ष की शुरुआत कहा जाता है। यह संघर्ष 4 चरण में चला। देखिएगा, पहला चरण अंग्रेज हावी, दूसरा चरण पहला चरण में हैदर अली हावी, दूसरे में फिर अंग्रेज हावी, मैसूर पहले में, दूसरे में, तीसरे में फिर मैसूर, और चौथे में भी देखा जाए तो मैसूर ही हावी रहेंगे। फाइनली इसमें मैसूर इसमें भी फ्रंट में रहेंगे। तो आइए जरा हम लोग इसको देखें। तो इसमें जरा संघर्ष की शुरुआत में देखें तो पहली बात देखिए, आपको समझने के थोड़ा समय और देख लीजिए एक बात, वो ये है कि जिस तरह से इसमें अंग्रेज एक तरफ हैं सेकंड वाले में, और सामने देखिए कौन हो गए हैं, मैसूर, इनके साथ जा चुके हैं मराठा, और इनके साथ हैं निजाम। देखिए 3 लोग इनके साथ हो गए हैं। क्यों? अब मैं निजाम क्यों गए जरा देखिएगा कि अंग्रेज़ों ने निजाम से वादा किया था कि हमारा जो आंग्ल मैसूर युद्ध ख़त्म होगा उसमें अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम आपको बालाघाट और गुंटूर का एरिया दे देंगे। ध्यान रखिएगा,
युद्ध खत्म हो गया, निजाम पहले अंग्रेज के साथ था, बीच में फिर गया मैसूर के साथ, बाद में फिर अंग्रेजों के साथ आ गया। और उसके बाद निजाम को बालाघाट और गुंटूर का क्षेत्र तो मिला ही नहीं, बल्कि उसके बदले जो दीवानी मिलती थी 7 लाख रुपए, वो भी अंग्रेजों ने देना बंद कर दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं निजाम जो है नाराज था अंग्रेजों से। और देखिएगा ये समय ज़रा देखिए 1780-82, आपको पता है कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में अभी आपका अंग्रेजों का मराठों के साथ जो संघर्ष होगा, यानी कि आंग्ल मराठा संघर्ष चल रहा है। तो मराठा ऑलरेडी आपके दुश्मन थे, किसके थे? अंग्रेजों के। इसलिए वो इस युद्ध में स्वयं शामिल हो गए। और कहा जाता है इन सब की वजह से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर मराठे अंग्रेज के बीच में 1775 ईस्वी से लेकर देखिएगा 1775 से लेकर 82 तक चलेगा। इसलिए शुरुआत में तो भी हम मराठे अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन जैसे 82 में सालबाई की संधि हो जाएगी तो मराठे अलग हो जाएंगे। अंग्रेजों ने बीच में सालबाई की संधि करके, इसमें अंग्रेज थोड़ा झुके हुए थे, संधि करके मराठों को आपके इस गुट से बाहर कर लिया। और बाकी चल के निजाम को देखिएगा तो निजाम शुरू में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसको बालाघाट और गुंटूर नहीं मिला था। पर यहाँ पर भी अंग्रेज आगे चल के दिमाग लगाएंगे, निजाम को गुंटूर का क्षेत्र दे देंगे कि लो भाई गुंटूर का क्षेत्र ले लो। और गुंटूर का क्षेत्र जब मिल जाएगा तो निजाम अलग हो जाएगा, और सालबाई की संधि जब हो जाएगी तो अंग्रेज मराठों के बीच में हुई तो मराठे अलग हो जाएंगे। लास्ट में मैसूर खुद अकेले पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो जिस तरह से पहले वाले में आपका दिमाग लगा कि हैदर अली ने तोड़ा था, दूसरे वाले में अंग्रेज भी इस गुट को तोड़ देंगे, लेकिन वो 2 चरणों के बाद, पहले चरणों पे नहीं। जब आगे 80 के बाद 82 में देखिए अलग, ये मराठे अलग होंगे, उसके बाद फिर आप गुंटूर भी, निजाम भी अलग होगा। तो ये हम देखते हैं। देख तो थोड़ा सा समझना था, कम से कम आपको पता चले कि दूसरे वाले में गुट बना है और कौन बनाया हुआ है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखिएगा जो इसका हमने देखा कि इसमें 5 चरण हैं। देखिएगा इसमें 5 चरण हैं, कारण हमने देख लिया। 4 चरण है, देखिएगा इसमें 4 चरण अगर हम लोग देखें, प्रथम चरण हैदर अली एक तरफ है प्लस, देखिएगा उसके बाद हैदर अली किसके विरुद्ध में जो यहाँ पे देखिए कौन कौन लोग हैं, वो हैदर अली के साथ में कर्नल आर्थर विलेजली, देखिए कर्नल आर्थर विलेजली ये हैं। ये चरण है 1781 में, और इसमें ये युद्ध हुआ है, इसमें हैदर अली की विजय, इसमें हैदर अली की विजय, यानी आपका पहले में हैदर अली का कर्नल आर्थर विलेजली से युद्ध हुआ है, जिसमें कर्नल आर्थर विलेजली हार गया, हैदर अली की विजय हो रही है। और इसी में देखिएगा टीपू सुल्तान है, पहले चरण में ही 2 युद्ध हो रहे हैं। टीपू सुल्तान के सामने हेक्टर मुनरो है। सोचिए ये हेक्टर मुनरो कौन है, जिसने जो है अभी बक्सर के युद्ध जीता अंग्रेजों को, और इसमें टीपू सुल्तान की विजय, ये लीजिए, यानी कि पहले चरण में सुल्तान की विजय। तो पहला चरण 1781 ईस्वी में होता है। तो पहले चरण में आपने देखा कि किस तरह से पहला चरण में 1782 में हो गए। तो पहले चरण में किस तरह आपका मैसूर हावी है, यानी कि मैसूर ने हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 2 अलग अलग दिशा से आए थे। एक बम्बई की तरफ से आया था और एक गुंटूर की तरफ से आया था, और तो एक मद्रास तरफ से आए थे, एक गुंटूर की तरफ से देखिए आए थे। ये जो हेक्टर मुनरो था ये मद्रास से आया था, ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये मद्रास से हमला हुआ था, और ये गुंटूर से आया था। और दोनों को कुल मिला के पहले वाले चरण में अगर हम लोग देखें तो इसमें मैसूर की विजय होती है। तो एक तो हमको ये समझना है पहले चरण में जो हमारे सामने पहला चरण हुआ। दूसरे चरण में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें एक तरफ हैदर अली है और सामने देखिएगा आयरकूट है। ये देखिएगा सर आयरकूट, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा सर आयरकूट का। और इसमें जब देखेंगे तो एक युद्ध होता है पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। ये देखिए वह 82 में। कहा जाता है कि इस युद्ध में यद्यपि तो हैदर अली घायल हुआ, हैदर अली घायल, देखिए हैदर अली घायल हुआ, आगे चलकर उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी 82 में ही मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई थी, अंग्रेजों को बड़ी सैनिक क्षति हुई,
बड़ी सैनिक क्षति हुई, सैनिक क्षति हुई। तो जो सेकेंड चरण था उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है पूरी तरह जीत तो नहीं पाते हैं, लेकिन हैदर अली घायल हुआ और हैदर अली मर जाएगा। और मरने के बाद जो थर्ड चरण होगा उसमें टीपू सुल्तान खुद सामने आ जाएगा, वो खुद लड़ेगा। लेकिन इसमें अंग्रेजों को बड़ी आपका सैनिक क्षति होती है। यद्यपि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेज ही इसको जीतते हैं, मतलब अंग्रेज, हैदर अली मारा जाता है। और उसके साथ साथ एक युद्ध और हुआ था, पोलीलूर का युद्ध। पोली देखिएगा, वो एक और भी युद्ध था, छोटा सा युद्ध था, उसका जो नाम रहा जाएगा पोलीलोर का युद्ध, ये भी हुआ था। और दोनों युद्ध में अगर हम लोग देखें तो आपका अंग्रेज ओवरऑल भले ही फ्रंट में दिखते हैं, क्योंकि हैदर अली जो मेन उनका सामने दुश्मन है वो मारा गया है, वो मर गया बाद में, चाहे भले घायल होने के बाद मरा, लेकिन अंग्रेजों को इसमें भीषण क्षति होती है। तो ये देखिएगा भाई, हमारे सामने जो था ये था सेकेंड चरण था। तो हमारा फर्स्ट चरण देखिए कंप्लीट हुआ, हमारा सेकेंड चरण भी कंप्लीट हो गया, हमने देखा वो भी कंप्लीट हो गए। आइए हम लोग अब आपको थर्ड चरण में लेके चलते हैं। थर्ड चरण, तृतीय चरण 1783 में कहा जाता है। इस समय एक टीपू सुल्तान है थर्ड चरण में, उनके सामने मैथ्यूज हैं, ये देखिए। और कहा जाता है कि इसमें टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को सेना सहित गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, मैथ्यूज को सेना सहित गिरफ्तार, सेना सहित गिरफ्तार। तो इस तरह देखा जाए कि थर्ड में भी फ्रंट पे कौन था, टीपू सुल्तान मैसूर रहेंगे। और चौथे चरण में देखिएगा जो बताया जाता है, तो चौथा चरण है, चौथा चरण ये 1784 ईस्वी में हो रहा है। जरा समझिए बात को। एक तो मैसूर को सेना सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एक घटना और घटी 1783 में, देखिएगा कि अमेरिका अंग्रेजों से उपनिवेश जो था, आपको पता हो 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि अंग्रेजों के हाथों से अमेरिका नामक सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिवेश था आपका उत्तरी गोलार्ध का, जब वो स्वतंत्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो निसंदेह जो है ये अंग्रेजों को बहुत हतोत्साहित करने वाली घटना थी। अब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि तत्काल इसी समय हमारे सामने से कोई दूसरा उपनिवेश छीने या उस पर कोई खतरा आए, इसलिए 1784 ईस्वी में आपका अंग्रेजों के द्वारा मैकार्टनी को भेजा जाएगा, वो टीपू सुल्तान से संधि करने के लिए। और कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में एक संधि होती है, उसको मंगलौर की संधि कहा जाएगा। और ये संधि जो होगी देखिएगा, इसमें एक तरफ टीपू सुल्तान है जो दस्तखत कर रहे हैं इस संधि में, टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ जो दस्तखत कर रहे हैं वो मैकार्टनी है, मैकार्टनी देखिएगा, वो मैकार्टनी है। और इस संधि में शर्तें देखो फिर वही है कि एक दूसरे के क्षेत्र वापस, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस, विजित क्षेत्र एवं गिरफ्तार कैदी वापस, ये वही जो मैंने बताया कॉमन होती थी, गिरफ्तार कैदी वापस, देखिए ये बात। और दूसरा अब था कि अंग्रेज मैसूर की संकट के समय मदद करेंगे। तो ये देखिए, मैसूर की संकट के समय मदद। तो आप सोचिए, कोई किसी कुछ नहीं जीत पाया, समझ, मेन यही थी मदद नहीं की। अब अंग्रेज फिर वही चीज़ वादा कर रहे हैं। तो देखा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी कहीं न कहीं मैसूर ही हावी है, लेकिन मैसूर का विलय नहीं कर पाए। और यहीं पर देखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने एक स्टेटमेंट दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने, उनको लगा कि इस संधि से टीपू सुल्तान और मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसका अंत नहीं कर पाए कि उसने कहा था ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैकार्टनी को बोलता है, ये मैकार्टनी कैसा पागल आदमी है, जो दस्तखत किया, कैसा पागल आदमी है, देखिए आदमी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए के साथ कह सकता हूँ कि संधि के बावजूद भी
संधि के बावजूद भी, देखिएगा, बावजूद भी ये एक दिन कर्नाटक खो देगा, ये एक दिन कर्नाटक खो देगा, कर्नाटक ये एक दिन कर्नाटक खो देगा, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये वारेन हेस्टिंग्स का था और ये मैकार्टनी को लेकर था कि तुम इतना संधि करने जा रहे हो, मुझे मालूम है इसके बाद मैसूर मजबूत होगा, फिर वो कर्नाटक पर हमला करेगा और कर्नाटक को पहला ही जीतेगा, क्योंकि मैसूर की निगाह सबसे पहले कर्नाटक ही है, एक दिन कर्नाटक खो देगा। तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कहा था। तो ये चीज़ें हमें को क्लियर पता होनी चाहिए भाई, देखिएगा। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अगर हम लोग कारण पे बात करें, इस पे अगर हम लोग कारण पे बात करें तो देखिए दो कारण। पहला कारण ये था कि अंग्रेज मैसूर पर ध्यान रखिएगा, मैसूर पर विदेशी शक्तियों से मदद का आरोप लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसने कई दूत भेजे थे, काबुल भेजा, कुस्तुनतुनिया भेजा, मॉरिशस भेजा, ठीक है ना, तुर्की भेजा। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी शक्तियों से मदद का आरोप लगाया इन्होंने, ये विदेशी शक्तियों से मदद चाह रहा है। और दूसरा जो प्रमुख तत्कालिक कारण था वो देखिए क्या था कि डचों द्वारा, देखिएगा भाई, डचों द्वारा क्रंगानोर, देखिए ये दो बात है, क्रंगानोर एवं देखिएगा अईकोटा, देखिए दो दुर्ग थे, अईकोटा के बंदरगाहों को देखिएगा त्रावणकोर को बेच दिया, त्रावणकोर के राजा को बेच दिया। तो बात समझिए, बात को, राजा को बेच दिया। क्या घटना घटी इसमें? अगर हम लोग मैप में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, गौर करिएगा, तो मैंने एक आपको बात बताई थी, ये देखिए, ये मैसूर था, ये देखिए ये मैसूर था, ये बीच में कोचीन है और ये त्रावणकोर था। देखिएगा ये आपका, ये कोचीन था, इसी कोचीन के दो दुर्ग थे, दो इसमें बंदरगाही, एक तो क्रंगानोर और दूसरा अईकोटा। ये देखिए अईकोटा, ये दोनों डचों के प्रभाव में थे। तो डचों ने, और ये थे कहाँ पर? ये दोनों थे कोचीन में। पहली बात देखिए, दोनों कोचीन में हैं, बहुत कॉन्सेप्ट समझिएगा, दोनों कोचीन में है और डच के प्रभाव में है। ये डच के क्षेत्र थे, डचों ने इसको बहुत पहले डेवलप किया था के क्षेत्र में, और डचों को लगा ये तो हमारा है, तो डचों ने इन दोनों दुर्गों को, ये त्रावणकोर के जो शासक हैं, इनको बेच दिया। कोई बात नहीं भाई, हमारा क्षेत्र, हमने त्रावणकोर। लेकिन आइए अब दूसरे मामले पर, जो कोचीन था वो संरक्षक राज मैसूर का था, इसीलिए हैदर अली, टीपू सुल्तान कोचीन को अपना संरक्षक राज मानता था, अपना हिस्सा मानता था। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, वह इन दोनों दुर्गों को खुद चाहता था, और किसको दे दिया भाई? त्रावणकोर के राजा के ऊपर दे दिया, और त्रावणकोर का जो राजा है वो अंग्रेजों का संरक्षक है। तो कहते हैं कि भाई मैसूर के आपका टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर हमला कर दिया, और इसलिए कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे, तुमको पता है कि कोचीन मेरे प्रभाव क्षेत्र में है, ये दोनों दुर्ग मेरे हैं, चलो डच तो व्यापारी, तुमको समझना चाहिए, तुमने क्यों खरीद लिया? और इस तरह से देखिएगा उसको बेच दिया, और मैसूर ने त्रावणकोर के राजा के ऊपर हमला किया। मैसूर कोचीन स्थित दोनों दुर्ग स्वयं चाहता था, स्थित दोनों दुर्ग स्वयं चाहता था, इसीलिए देखिए उसने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। ये तत्कालिक कारण यही था, कभी पूछे देखिएगा, त्रावणकोर पर हमला,
जैसे कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था माहे के बंदरगाह पर हमला, अंग्रेजों का जीतना। त्रावणकोर पर हमला कर दिया। आपको पता होगा कि त्रावणकोर अंग्रेज को संरक्षण राज था, त्रावणकोर अंग्रेजों का संरक्षण राज था, अंग्रेजों का संरक्षित राज था। अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला, संरक्षित राज था, अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला। और उस समय अंग्रेज है कौन भाई? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को एक मौका मिल गया हमला करने का। ये तो कॉर्नवालिस मौके को जान ही चाह ही रहा था। अगर हम लोग देखें इस समय कॉर्नवालिस है, कौन है भाई? देखिएगा इस समय कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट्स को लेटर लिखा है। क्या लिखा है? कि मैसूर, क्या था देखिए, मैसूर का विलय बुराई है। भाई क्यों ये जबरदस्ती बुराई है? परंतु अनिवार्य है, परंतु अनिवार्य है। सोचिए, जीतिए इसको। पिट्स को लेटर लिखा कॉर्नवालिस ने, देखिए पिट्स को पत्र है। देखिए भाई, ये नहीं पिट्स ने नहीं बात कही है स्टेटमेंट, ये कॉर्नवालिस का पिट्स को पत्र है। ये पिट्स को पत्र, ये पिट्स और कोई प्रधानमंत्री है भाई, देखिएगा ब्रिटेन के, मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट्स को पत्र है कि मैसूर के विलय अनिवार्य बुराई है, लेकिन अनिवार्य क्यों? अगर नहीं करेंगे तो फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के लिए कहीं के इनके बैकबोन में फ्रांस है। अतः जो इसको जीतेंगे, वरना सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के क्रम में कभी फ्रांस हमारे लिए यहाँ पर दक्षिण में खतरा पैदा कर सकता है। और कहते हैं पिट्स ने अनुमति दे दी थी कि ठीक है तुम विलय कर सकते हो, मतलब अब आप इस पर हमला कर सकते हो। और इसी का फायदा उठाकर जब ये घटना घट गई डचों का वाला, मैंने कहा बंदरगाह वाला, तो क्या हुआ कि उसने हमला कर दिया। किसने? आपका कॉर्नवालिस ने। और इस तरह से हम लोग अगर देखें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। तो हमने कारण देखा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिएगा इस युद्ध में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ ये टीपू सुल्तान है, कहा जाता है टीपू सुल्तान, देखिए, और इनका सामना हो रहा है विलियम हैरिस। इसमें देखिए भाई दो लोग हैं जो युद्ध हो रहा है। एक तरफ टीपू सुल्तान के सामने जो थर्ड वाले में जो युद्ध हो रहा है, उसमें आपका आएंगे वो लास्ट वाले में रहेगा। तो ये थर्ड वार जो युद्ध होगा, इसमें सिंपल सी बात है, कॉर्नवालिस ने, कौन है? कॉर्नवालिस। पहले तो ह्यूज को भेजा जाएगा, लेकिन उसके बाद कॉर्नवालिस स्वयं आ जाएगा। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। देखिए भाई, टीपू सुल्तान को पराजित किया थर्ड वार में, और पराजित करके, देखिएगा, पराजित करके श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को बाध्य किया। संधि को बाद, और जब आप संधि की शर्तें पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि किस तरह से, देखिएगा इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को किस तरह से आपका अंग्रेज यहाँ पर फ्रंट में है और टीपू सुल्तान किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध इसी से ही ख़त्म होगा, और ये होगी 1792 ईस्वी को। आइए इसकी शर्तें पढ़ते हैं। शर्तें क्या थी इसकी, समझ में आ जाएगा आपको। पहला शर्त, टीपू का आधा राज अंग्रेजों ने ले लिया। थर्ड वाले में फिर देखिए अंग्रेजों के साथ साथ मराठे और निजाम दोनों साथ साथ आ जाएंगे थर्ड वाले में। ये दूसरा, युद्ध के क्षतिपूर्ति, आधा राज छीन लिया गया।
आधा अंग्रेजों को नहीं मिला, उसमें बड़ी बंटवारा होगा, छीन लिया गया। टीपू का आधा राज्य बताओ भाई छीन लिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की गई। जब तक हर्जाना नहीं दिया जाएगा तब तक टीपू के 2 पुत्र एक तो अब्दुल खालिद, दूसरा एवं मुइजुद्दीन को गिरवी रख लिया गया। सोचिए, अब आप समझ सकते हैं टीपू के साथ क्या क्या रख लिया गया। तो सेकंड में देखिए, थर्ड में रख लिया गया। तो ये देखिए हमारे सामने देखने को मिला कि टीपू के 2 पुत्र को गिरवी रखा जा रहा, 3 करोड़ क्षतिपूर्ति ली जा रही, आधा साम्राज्य का हिस्सा ले लिया गया है। इस पूरे संधि में जो हम लोगों ने थर्ड आंग्ल संधि देखा है, इन सब के अलावा अगर हम लोग और देखें, ठीक है, मैसूर से कुर्ग छीन लिया गया। मैसूर से कुर्ग छीन लिया गया। ये देखिएगा, जो तीसरा था मैसूर से कुर्ग छीन लिया गया। अब जरा देखो, ये युद्ध हुआ था त्रावणकोर के राजा को लेकर, ठीक है ना, और पूरे युद्ध में त्रावणकोर राजा कुछ भी नहीं मिला। त्रावणकोर के राजा को कुछ भी नहीं, ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, अब सवाल देखिए, जब संधि हुई तो इस संधि के बाद कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट आया। सुनिए क्या आया कि मैंने अपने मित्रों को, समझिए बात को, मित्रों को मजबूत बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। तो जरा देखिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया? कॉर्नवालिस ने दिया। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की यानी श्रीरंगपट्टनम के संधि के बाद खूब पूछा जाता है, किसका स्टेटमेंट है कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया। ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का है। कभी इस पर अगर 200 शब्द लिखने के लिए आ जाए तो ध्यान रखिए, बहुत लोग इस पर एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन समझिए बात को, बड़ा सिंपल सा उसकी लाइन पढ़िए, मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। शत्रु को कमजोर करना मतलब कि मैसूर को कमजोर कर दिया। मैसूर उसका सबसे बड़ा शत्रु था, तो मैसूर तो कमजोर हो गया, आधा राज छिन गया, 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना है, मैसूर का महत्वपूर्ण कुर्ग छिप गया, तो मैसूर तो कमजोर हो गया। स्टेटमेंट एकदम सही है, इसको हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना ये शब्द के उसने यूज किया। समझिए उसके मित्र कौन कौन है? मराठे हैं और निजाम। इनको बिना मजबूत बनाए हुए। क्यों ऐसा किसने किया? तो पहली बात समझिएगा, सवाल ये है कि जब कॉर्नवालिस इतने फ्रंट पे हैं, इतनी घनघोर संधि करने के लिए कॉर्नवालिस तैयार है, तो ये बताओ कॉर्नवालिस ने मैसूर का विलय क्यों नहीं कर लिया था? मैसूर को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? तो जरा समझिए बात को आगे। तो इसके 2 कारण थे। कॉर्नवालिस बहुत आगे की सोचता था। पहली बात जरा सोचिएगा कि कॉर्नवालिस ने जब युद्ध की शुरुआत की तो एक गुट बना था, और उस गुट में जो भी मिलेगा उसका बराबर 3 हिस्सों में बंटवारे की बात की गई थी। यानी कि जो गुट बनता है अंग्रेजों का, उसमें अंग्रेज हैं, मराठे हैं और निजाम हैं।
कॉर्नवालिस ने पूरे मैसूर को इसलिए नहीं जीता, उसने केवल आधे को जीता। उसको लगा कि अगर मैंने पूरे मैसूर को जीत लिया तो मुझको उसी मैसूर के तीन हिस्से करने पड़ेंगे, और 1/3 हिस्सा मराठों को, 1/3 हिस्सा निजाम को, और 1/3 हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा। तो मेरे जो 2 शत्रु और हैं, यानी कि मराठे और निजाम जो मेरे शत्रु हैं, यद्यपि क्योंकि हम तो यहाँ विदेशी व्यक्ति हैं, शासन कर रहे हैं, रह रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे लिए खतरा आ जाए। तो अगर मराठों को वो हिस्सा मिल गया और निजाम को 1/3 हिस्सा मिल गया, तो दोनों शक्तियां भविष्य में मजबूत हो सकती हैं और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसीलिए पहला है कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना, यानी अगर मैं पूरा जीतता तो मेरे मित्रों को और भी ज़्यादा मिलता, तो ये और भी मजबूत होते, तो हो सकता है भविष्य मेरे लिए खतरा पैदा हो जाए। इसलिए उसने मैसूर के आधा हिस्सा ही छीना, पहली बात। दूसरी बात जरा सोचिए उसका और क्या है कि इस समय फ्रांस जो था वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। उसको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मैसूर का पूरी तरह से विलय करने में आ जाऊं और फ्रांस पूरी तरह से मैसूर की मदद करने के, ऐसे मैसूर, कमज़ोर मैसूर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थ के रूप में है, हम उसको जब चाहे ख़त्म कर दें। पर हम मैसूर को पूरी तरह ख़त्म करने जा रहे हैं और कहीं फ्रांस अगर मैसूर की तरफ से खड़ा हो गया तो हो सकता है हमारे लिए और यहाँ पर समस्या आ जाए। इसलिए उसने कहा कि कमज़ोर मैसूर ज़रूरी है कि ना कि बिना मैसूर के। जब वक्त आएगा तो हम उस मैसूर को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, पर एक कमज़ोर मैसूर रहेगा तो एक कमज़ोर मैसूर रहेगा, तो फ्रांस कभी भी मैसूर के लिए उतनी मदद के लिए सामने नहीं आएंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन अंतिम समय की बात आ जाएगी तो वो हो सकता है अपना पूरा प्रयास करे और फ्रांस को कभी अपने पक्ष में ले आए। अभी तो कम से कम मैसूर रहेगी, मैं कुछ जो मेरे पास है उसी को बचाऊँ, और जब लगे कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ कहीं अन्य विदेशी शक्ति को अपने साथ खड़ा ना कर दे कि हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाए। सोचिए कितना आगे के सोच रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो आधा राज हुआ, जो आधा राज मिला, जब इसकी बंटवारे की बात आ जाए उसमें भी मजबूत बनाने वाला लाइन जुड़ा हुआ। कैसे, जरा देखिएगा। ये है मैसूर का पूरा क्षेत्र, मान लीजिए ये था मैसूर का पूरा क्षेत्र, देखिए, जिसमें ये पूरा तटीय क्षेत्र है, ये वाला ये तटीय क्षेत्र है। समझिए बात को, तटीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, जरा समझिए बात को, तो ये तटीय क्षेत्र जरा देखिए। उसके बाद ये तटीय क्षेत्र जरा आप लोग देखिए, ये। उसके बाद सबसे और बहुत महत्वपूर्ण जगह देखिएगा, डिंडीगुल, ये देखिए। और बहुत महत्वपूर्ण जगह थी कुर्ग, ये देखिए। ये सब कुछ इसको कहा जाएगा, ये मालाबार है, देखिए ये मालाबार। उसके बाद ये है, सॉरी, ये थी बारामहल, ध्यान रखिएगा। ये है मालाबार, लिखना पड़ेगा भी इसको, ये है मालाबार, ये है डिंडीगुल, और ये है कुर्ग। मैसूर में डिंडीगुल आधुनिक शस्त्रागार के दृष्टि से, कुर्ग वाला जो क्षेत्र था, कुर्ग वाला जो क्षेत्र था, ये कहीं न कहीं वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आर्थिक संपदा के रूप में, और ये दोनों बंदरगाही क्षेत्र थे। तो जब बंटवारा हुआ तो यही सबसे विकसित क्षेत्र थे। अंग्रेजों ने कहा मैं अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना, तो सबसे महत्वपूर्ण बारामहल, मालाबार, डिंडीगुल और कुर्ग, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने स्वयं अपने पास रख लिए। अब किसको क्या दे रहा है जरा देखिएगा। हम लोग अगर देखें तो ये कुडप्पा वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कुडप्पा वाला क्षेत्र था। देखिए भाई, ये क्षेत्र कुडप्पा वाला क्षेत्र है, यानी कि तुंगभद्रा न, देखिए हम लोग देखेंगे ये आपका ये देखिए गई है कृष्णा नदी, और ये उसकी सहायक तुंगभद्रा नदी है। देखिएगा इसके बीच का ये देखिए, इसके आसपास का ये जो कृष्णा नदी उत्तर में, ये कृष्णा नदी के उत्तर में, फिर से देखिए ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा, ये इसके जो उत्तर में ये वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र मैसूर ने
कुडप्पा क्षेत्र था। कौन क्षेत्र था? कुडप्पा। ये ऑलरेडी पहले मराठों का ही था और अंग्रेजों ने मराठों का क्षेत्र ही मराठों को दे दिया। यानी इसको 1771 ईस्वी में मराठों से मैसूर ने छीना था, और जो कि पथरीला इलाका था, बहुत यहाँ पर जो है चट्टानी इलाका था, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ, कुछ खाने जरूर थी, पर वो उतना उस समय आपका जिस समय की बात है उस समय लौह उद्योग बहुत ज़्यादा था ही नहीं। तो इसलिए ये जो है आपका एक तरह पथरीला इलाका था, तो वो जो बंटवारा कर रहा है तो उपजाऊ महत्वपूर्ण आर्थिक संपन्न क्षेत्र खुद ले रहा है, यानी मजबूत हो रहा है, और ऐसे बांट रहा है कि जो खराब है, अनप्रोडक्टिव है, वो मराठों को दे दिया। और इसी तरह कहा जाता है, अगर हम लोग देखें एक लाइन और है, वो है आपका ये कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र। और इस तरह अगर हम लोग देखें, उसके बाद कृष्णा है और इसके बाद ये नदी एक पेन्नार नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र था, ये देखिए ये निजाम को दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अंग्रेजों जो मेन बंदरगाही क्षेत्र थे वो अपने पास रखे, उत्पादन वाले क्षेत्र अपने लिए, इसलिए इसने कहा कि मैंने अपने शत्रु मित्रों को मजबूत बनाए बिना, पहली बात कि मैंने पूरा इसलिए नहीं बांटा क्योंकि उनको हिस्सा ज़्यादा मिल जाएगा, और फिर जो बांटा उसमें भी सबसे उपजाऊ, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के दृष्टिकोण से, आधुनिक सैनिक दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से मैंने अपने पास रखे। जो कम उपजाऊ या कम महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो मैंने अपने मित्रों को दिया, इसलिए मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अर्थात किसको कमजोर कर दिया? ये सारा हिस्सा जब मैसूर से हट गया तो मैसूर के पास यही जो क्षेत्र बचेगा वही मैसूर के शासक के पास रहेगा, यानी हैदर अली के पास रहेगा। तो ये हमारा जो थर्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर अगर कभी लिखने के लिए आ जाए तो आप बहुत आसानी से आप उस पर लिख सकते हैं जो हमने देखा। अब जरा हम लोग देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आते हैं। चतुर्थ लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसके बाद फिर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ के हम टॉपिक खत्म कर देंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए भाई 1799 में है। कुछ नहीं, बस इस समय लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली ने, तो अगर पता है इसकी सहायक संधि थी, इसने सहायक संधि लाई थी। हैदराबाद के बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य भी मैसूर ही होने वाला है, और कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के सामने सहायक संधि स्वीकार करने का दबाव बनाया। टीपू सुल्तान तैयार शुरू में नहीं हुआ, आरोप लगाए गए टीपू सुल्तान के ऊपर कि तुम फिर विदेशी शक्तियों से मिल रहे हो, मराठों निजामों से मिल रहे हो हमारे विरुद्ध। और कहा जाता है कि इस बार टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही टीपू सुल्तान के ऊपर जो है दो तरह से हमले होंगे। देखिएगा, एक तो हमले, एक तरफ तो टीपू सुल्तान, देखिए जो इसको हम लोग इस तरह बना लेते हैं समझने के लिए, ये टीपू सुल्तान है बीच में, एक तरफ ये देखते हैं, एक तरफ ये, एक तरफ टीपू सुल्तान के साथ किस तरफ जो है अगर हम लोग चतुर्थ में देखें तो जनरल हैरिस और कर्नल वेरी। देखिए जनरल हैरिस प्लस कर्नल वेली, ये एक तरफ मतलब हमला हो रहा है इनका टीपू सुल्तान से। दूसरा देखिएगा टीपू सुल्तान से ही ये युद्ध कहलाएगा। ये देखिए इन्होंने हमला किया इस युद्ध में। दूसरा भाई टीपू सुल्तान के साथ देखते हैं हम लोग आपका स्टुअर्ट जेम्स। दूसरा देखिएगा जो हमला होगा वो किसका होगा भाई? वो होता है जनरल जेम्स स्टुअर्ट। पूरा नाम सर इनका जनरल जेम्स स्टुअर्ट, जनरल जेम्स स्टुअर्ट। इन्होंने सदासीर का युद्ध, ये युद्ध जो हो रहा है ये सब थर्ड सदासीर का युद्ध है। और जो युद्ध हो रहा है, देखिए ये जो युद्ध हो रहा है वो मलावाली का युद्ध है, मलावली का युद्ध। और कहा जाता है कि दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान की हार। दोनों युद्ध में देखिएगा, दोनों युद्ध हो रहे हैं टीपू सुल्तान के, चाहे इस गुट के साथ टीपू सुल्तान की हार होती है। और कहा जाता है कि जब जनरल हैरिस से लड़ रहा था देखिएगा तो टीपू का श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए जनरल हैरिस के खिलाफ टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ये देखिए भाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मर गए, और जैसे टीपू सुल्तान मर जाएगा तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया। और कहा जाता है, अब इसको कोई संधि तो होनी नहीं है, तो कहा यह जाता है कि आगे चलकर 1799 ईस्वी में मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। देखिए भाई, सहायक संधि स्वीकार। और अब अगर हम लोग देखें तो ये जो मैसूर को हम लोग देख रहे हैं कि मैसूर में को हम लोग पहला बात देखो भाई, अंग्रेजों ने मैसूर का क्या क्या लिया, फिर निजाम को क्या दिया, बाद जो शेष मैसूर बचा, जो शेष मैसूर 1799 की बात हो रही है, लेकिन जब ये युद्ध खत्म हो गया, सहायक संधि मैसूर ने स्वीकार कर ली। कौन मैसूर स्वीकार कर रहा है? तो ये वाला मैसूर स्वीकार कर रहा है सहायक संधि, ठीक है ना। तो ये मैसूर जो स्वीकार कर, जिसको हम लोग देखें तो अंग्रेजों कनारा कोयम्बतूर, तो अंग्रेजों ने मैसूर से कनारा, जो बचा हुआ मैसूर है, जो पहले तो ले ही लिए हैं, यानी 12 महल, डिंडीगुल, ये सब तो पहले से अंग्रेजों के पास है ही। ये तो वो ले रहे हैं कि जो बचा हुआ मैसूर में से था। तो आपका कनारा, कोयम्बतूर, दारापुरम, देखिए ये जो मैसूर का जो आधा हिस्सा नहीं बचा था, जो हमने कहा था थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, उनमें से अगर हम लोग देखें दारापुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये सारा जो क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। श्रीरंगपट्टनम ये सारा अंग्रेजों ने ले लिया। निजाम पे आते हैं भाई, देखिएगा निजाम को क्या क्या मिला। निजाम को मिले हम लोग देखेंगे गूटी, गुरमकोंड, चित्तलदुर्ग। गूटी, गुरमकोंड और चित्तलदुर्ग, ये इनको मिला। मराठों को देने की बात आई तो मराठों को फिर वही उबा खाबड़, मराठों ने मना कर दिया। और जब मना कर दिया, जो भी हिस्सा था आपका निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया। जो शेष मैसूर बचा, देखिएगा इसको वाडियार वंश के, वही जो जिसको खत्म करके मैसूर, ये कौन आया था आपका, हैदर अली आया था, वाडियार वंश के अल्पवयस्क पुत्र कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया। तो ये देख लीजिएगा, अब ये समझ लीजिए सौंप दिया। और दूसरा टीपू सुल्तान के परिवार को बेल्लौर में कैद बेल्लौर में कैद कर दिया गया। फिर वहाँ से कलकत्ता ले गया, कलकत्ता के जेल में ले गया गया। बाद में फिर उनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। फतेह मोहम्मद थर्ड पुत्र था, उसकी बात हो रही। तो इस तरह से देखिएगा किस तरह से मैसूर, एक तो आधा पहले चला गया था, बाकी मैसूर को बांट के जो शेष छोटा मैसूर बचा उस पर वाडियार वंश के शासक कृष्णराज थर्ड को दे दिया गया। और इसी कृष्णराज थर्ड से कहा गया कि तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिया। आगे चल के 1731 ईस्वी में इस मैसूर को कुप्रशासन के नाम से विलय कर लेंगे, जो 1781 बाद में आगे चल के 1881 ईस्वी में हम लोग जब देखेंगे इसी को तो आपका लॉर्ड रिपन ने इसको अवैधानिक बना दिया था। तो वो सब बहुत हमसे मतलब अब नहीं है। तो कम लाके हम जो यहाँ का मैसूर देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस मैसूर में देखिए एक छोटा सा टॉपिक वही है टीपू सुल्तान, जिस पर कभी सवाल बन जाता है। तो 8-10 बिंदु इसको नोट करिए, फिर हमारा पूरा आंग्ल मैसूर खत्म हो जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए भाई कि हैदर अली और फातिमा, हैदर इनके पिता हैं और फातिमा इनकी माँ हैं। इनसे 1750 ईस्वी को टीपू सुल्तान का जन्म देवनहल्ली कर्नाटक में होता है। ध्यान दीजिएगा,
कर्नाटक में जन्म। तो इनका जन्म कहाँ भाई देखिए हो रहा है, देवलहल्ली कर्नाटक में हो रहा है। इनके बचपन का नाम, टीपू सुल्तान के देखिएगा भाई बचपन का जो भी बचपन का जो नाम है, ठीक है, वो आपका फतेह अली खान साहब था। फतेह अली खान साहब, जिनके बचपन का नाम था फतेह अली खान, पूछ सकता है। इनकी आत्मकथा, टीपू सुल्तान की आत्मकथा के बारे में ज़रा देख लीजिएगा। इनकी जो आत्मकथा है वो तारीख ए खुददारी है। तारीख ए खुददारी पूछ सकता है। तारीख खुददारी किसकी आत्मकथा है? आज के बाद तारीख खुददारी जो है वो आत्मकथा है इनकी। टीपू सुल्तान को फारसी, अरबी, उर्दू, आपका कन्नड़ भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इनका एक ज्ञान था इनको, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फ्रांस, मॉरिशस, सब सवाल पूछे जाते हैं, तुर्की, अफगानिस्तान, इसके अलावा आपका कुस्तुनतुनिया, में दूत भेजे। इसने देखिए भाई इन देशों में अपने दूत भेजे थे, आर्थिक मदद के लिए भी, राजनीतिक मदद के लिए भी दूत भेजे। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए और कहा जाता है कि देखिए भाई जिसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत, आधुनिक कैलेंडर या संवत की शुरुआत की, संवत की शुरुआत टीपू सुल्तान ने। दूसरा देखिए कि भाई वर्ष एवं महीनों के नाम, महीनों एवं दिनों के, महीनों कैलेंडर में महीनों एवं दिनों के नाम, दिनों के नाम अरबी में लिखाए गए। अरबी में, अरबी भाषा में अंकित। देखिए भाई मुद्रा प्रणाली में सुधार किया गया, इसने मुद्रा प्रणाली में सुधार टीपू सुल्तान ने। ये सब खासियत टीपू सुल्तान की देखिएगा अभी और है। और देखिए इसने क्या किया है कि 1797 ईस्वी में फ्रांस की मदद से, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक पे सवाल आता है, मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाया। जैकोबिन क्लब बनाया। देखिए भाई स्वयं सदस्य बना उसका, स्वयं सदस्य बना जैकोबिन क्लब का। स्वयं को नागरिक टीपू कहे जाने लगा। ये फ्रांसीसी कान से बड़ा प्रभावित था। स्वयं को नागरिक टीपू, नागरिक टीपू कहलाया। देखिए भाई स्वयं को नागरिक टीपू कहला रहा था। ये सब जो हम देख रहे हैं 5 है, देखिए सब पे सवाल पूछा जाता है टीपू सुल्तान के ऊपर। अब कभी कोई इंडिविजुअल टीपू सुल्तान पे सवाल आए तो कम से कम आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता होगा टीपू सुल्तान के बारे में और एक दो लाइन कि 1782 में ये शासक बनता है। आपको पता होगा 1782 में कौन मर जाता है? आप हैदर अली। और 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि, बाकी आपको पता ही है, पढ़ा है आप लोगों ने। 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु, में श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु, रंगपट्टनम में मृत्यु। तो ये सब कभी पूछ लेता है तो पता होना चाहिए।
अब जरा देखिएगा टीपू सुल्तान के बारे में। इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में ही, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। बहुत बड़ी बात है, ये फ्रांसीसी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसीलिए अंग्रेज ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि तुम एकदम फ्रांसीसियों के साथ मिलके हमारे भी षड्यंत्र रच रहे हो, जैकोबिन क्लब बना रहे हो, सदस्य बन रहे हो, स्वयं को नागरिक टीपू कहला रहे हो, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहे हो। तो ये सब बातें देखी हुई। ये तो हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। अब स्वतंत्रता देखिए कि ये धर्म सहिष्णु शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि धर्म सहिष्णु शासक टीपू सुल्तान के बारे में जो बात आई है। तब देखिए हैदर अली भी, तभी हैदर अली बारे में 1-2 लाइन देखेंगे। धर्म सहिष्णु शासक में अगर हम लोग टीपू सुल्तान में देखें जो इसके बारे में 1-2 लाइन हैं, वो क्या क्या हैं कि जैसे देखिएगा टीपू सुल्तान के द्वारा श्रृंगेरी, देखिए तो श्रृंगेरी में शंकराचार्य के मंदिर में पुनर्निर्माण हेतु एवं शारदा पीठ की स्थापना हेतु धन दान दिया। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, धन दान दिया। ये देखिएगा तो श्रृंगेरी में ये शंकराचार्य के मंदिर हेतु पुनर्निर्माण हेतु, और वहाँ पर जो शारदा पीठ बनी हुई है देखिएगा, 4 धामों में से एक है, वहाँ पर देखिएगा ये आपका शारदा पीठ की स्थापना हेतु जो है धन दान दे रहे हैं पूरा। इसके अलावा भाई श्रीरंगपट्टनम महल के नज़दीक देखिएगा महल के नज़दीक एक मंदिर बना था। देखिएगा उसको कहते थे श्री नरसिंह भगवान का रंगनाथ मंदिर देखिएगा मंदिर, या उसी मंदिर का एक शार्ट नाम और था, वो था गंगाधारेश्वर मंदिर। गंगाधारेश्वर मंदिर देखिए, मंदिर को संरक्षण दिया था। मतलब कभी उस मंदिर में कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई वहाँ पर पूजा होती रही। इसने, ये मुस्लिम तरह की, इसने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। ये समझना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टीपू सुल्तान के आपका धर्म सहिष्णु आपका शासक के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में चर्चा मिलती कि इसने अपने यहाँ पर गैर मुस्लिम अनुयायियों को परेशान नहीं किया। ये पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें और है कि इसने कृष्णा एवं पूर्णिया नामक हिंदुओं को उच्च पद दिए। तो ये देखिए हमने जो देख लिया, ये तो हमारा टीपू सुल्तान पे है। इसी तरह अगर आप लोग एक लाइन थोड़ा हैदर अली में भी देख लें कि हैदर अली भी धर्म सहिष्णु शासक था। कैसे? इनके बारे में हैदर के बारे में कहा जाता है कि इसके सिक्कों पर, हैदर अली के सिक्कों में शिव, पार्वती, विष्णु का अंकन था। तो पूछ सकता है कभी आप देखिए, एक मुस्लिम शासक है और इसके सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु का अंकन है। और इनके साथ साथ अगर हम लोग और देखें, हैदर अली ने चामुंडी देवी, इसने
चामुंडी देवी के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए धन दान दिया था। इसका मतलब हैदर अली भी कहीं धन दान दिया। हैदर अली के अंदर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान को हमने देखा वही कहीं क्वालिटी हमने हैदर अली के अंतर्गत भी, मतलब पहले तो हैदर अली ही है। तो ये देखिएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखिए टीपू में जो है, उसके बाद हमारा पूरा आगल मैसूर युद्ध कंप्लीट होता है। तो लास्ट पॉइंट देखिए, टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड बनाया। नौसेना बोर्ड बनाया फ्रांसीसी मदद से नौसेना बोर्ड बनाया और 3 जगह पर से बंदरगाह बनाए। आपका वो 3 जगह कौन कौन भाई देख लीजिएगा। मंगलौर, वजीदाबाद और एक और नाम है मोलिहाबाद। ये 3 जगह बंदरगाह बनाया उसने, टीपू सुल्तान ने। इसका देखो भाई, टीपू सुल्तान के बारे में ये सब छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं कि भाई किसने नौसेना बोर्ड बनाया था, किसकी मदद से बनाया था, ये हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने जमींदारी प्रथा को ख़त्म करके किसानों से सीधा संबंध स्थापित, मध्यस्थ का उन्मूलन खत्म कर दिया इसने। और तो और इसने किसानों से 1/3 कर लिया यानी 33%। और कहा जाता है कि जब ये परेशान हो गया, जब इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो 1792 ईस्वी में इसने 40% कर दिया। और लोगों ने दिया भी। लोगों के किसान से खुश भी रहते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका एक पॉइंट ये भी रहेगा, मैं आपको जो हम लोगों ने देख लिया। तो अब इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान के बारे में 1-2 स्टेटमेंट। जैसे विल्किंसन ने क्या कहा था, इसको नोट कर लीजिए, बोल रहा हूँ। विल्किंसन ने कहा था कि हैदर अली राज बनाने के लिए पैदा हुआ था और टीपू सुल्तान अपने राज को ख़त्म करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट है। विल्किंसन ने कहा था कि टीपू सुल्तान राज ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ था, जबकि हैदर अली राज बनाने के लिए पैदा हुआ था। उसी तरह अगर हम लोग और ध्यान देखिए, टीपू सुल्तान ने स्वयं एक बार खुद कहा था, अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति को देखकर ही बड़ा परेशान हो गया। इसने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को पृथ्वी पर यानी कि धरती पर तो हरा सकता हूँ, सुखा सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, किंतु बताइए मैं समुद्र को, पूरे इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा दूं ताकि इनकी समुद्री शक्ति खत्म हो जाए। सोचिए, ये सब स्टेटमेंट टीपू सुल्तान की है कि मैं अंग्रेजों को धरती पर यानी पृथ्वी पर तो सुखवा सकता हूं, पर किंतु ये मुझे बताइए क्या मैं इतने बड़े समुद्र को सुखा सकता हूं? क्यों? क्योंकि समुद्र रहेगा तो इनकी जल शक्ति रहेगी, अंग्रेजों की ताकत बनी रहेगी। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो था, इसमें देखो हम लोगों ने टीपू सुल्तान मैसूर को पढ़ा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, देखिए उसमें हम लोग मराठों को देखेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे जो हमारा जो अभी हमारा बहुत बड़ा सिलेबस है। हमको लगता है इसमें 70, 80, 90 पता नहीं कितने वीडियो बने, लेकिन चूंकि अभी हमको देख रहे हैं तो हम ऐसे टॉपिक इसमें हम लोगों ने अभी हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग अभी सेक्शन 2 यानी अंग्रेजों का क्षेत्रीय राज्यों से संघर्ष, और सेक्शन 2 में हम लोग अभी उसका पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि उसका नाम है मैसूर। अब हमारा अगला पार्ट होगा मराठा, जो कि बड़ा है। इसमें हम लोगों ने शिवाजी, उनका प्रशासन, फिर ये, तो इसका मतलब ये कम से कम 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा। फिर मराठों के बाद हमारा सिख आएगा, फिर सिखों के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा वो अवध और प्लस आपका सिंध रहेंगे। फिर हम लोग अंग्रेजों के द्वारा अन्य छोटे छोटे टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारा जो है अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग मराठों को देखेंगे। धन्यवाद।